नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त है न्यूज एट 10 का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई छात्रों के लिए राहत की खबर। उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन का पोर्टल शुरू। आवेदन की प्रक्रिया 6 जून तक। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मंथन। दोनों देशों के बीच लगभग 99% पूरी हो चुकी है वार्ता। कानूनी बदलावों को शामिल करने पर फोकस। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले का भारत दौरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने पर रहेगा जोर। लेबनान ने की हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच आंशिक युद्ध विराम की घोषणा। दोनों पक्षों में तनाव से यूएन चिंतित। दोनों पक्षों को ठहराया जिम्मेदार। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाले चिराग सात्विक की नजर लगातार दूसरा टाइटल जीतने पर। सिंधु और लक्ष्य पर भी होंगी नजरें। चलिए हम सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। सीबीएसई ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन का पोर्टल अब लाइव हो गया है। वे छात्र जिन्होंने अपने उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त कर ली है, अपने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि आवेदन की यह प्रक्रिया 6 जून 2026 तक जारी रहेगी। ऐसे में जिन छात्रों को अपने अंकों को लेकर कोई भी संदेह है, वे तय समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए एक विस्तृत वीडियो भी जारी किया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सारी प्रक्रिया को समझाया गया है। सीबीएसई के अनुसार छात्र एक ही आवेदन में कई विषयों से संबंधित समस्याएं दर्ज कर सकते हैं। अलग अलग मुद्दों के लिए बार बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद छात्रों को बाईं ओर कई विकल्प दिखाई देंगे, जहां वो अपनी जरूरत के अनुसार वेरिफिकेशन या फिर री इवैल्यूएशन का विकल्प चुन सकते हैं। तो बड़ी राहत की खबर 12वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई ने आज से अपने पोर्टल को चालू कर दिया है। री इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। 6 जून तक का आपके पास समय है। निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए। निशांत, सबसे पहले तो प्रक्रिया ही बताइए, कैसे स्टेप बाय स्टेप छात्रों को इस बार ये सुविधा दी गई है सीबीएसई की ओर से? जी अजय, देखिए, ये जो सुविधा है वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन यानी सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की जो सुविधा है, उन्हीं छात्रों के लिए है जिन छात्रों ने पहले अपने स्कैन्ड आंसर शीट्स के लिए अप्लाई किया था। ये स्टेज 1 की बात है। स्टेज 1 में सीबीएसई ने छात्रों को कहा था कि अगर आपको अपने स्कैन्ड आंसर बुक्स चाहिए तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी समय सीमा 25 मई को समाप्त हो चुकी है। तो जिन छात्रों ने 25 मई तक अपने स्कैन्ड आंसर बुक्स के लिए अप्लाई किया था, वही छात्र अब वेरिफिकेशन या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर जिन छात्रों ने स्कैन्ड आंसर बुक हासिल किया है, उनको लगता है कि उनके आंसर बुक्स में कुछ वेरिफिकेशन या सत्यापन से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मसलन उनको लगता है कि उनका आंसर बुक जो उनके पेजेस हैं वो ब्लर्ड है, या उनको लगता है कि किसी दूसरे का आंसर शीट उनको प्रोवाइड करा दिया गया है, या उनको लगता है कि कुछ उसमें से जो पन्ने हैं वो मिसिंग है, या जैसे मैप या ग्राफ्स जो वो चार्ट अलग से लगाते हैं वो मिसिंग है। तो अगर ऐसी समस्या उनको लगती है तो वो इसके सत्यापन के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि पुनर्मूल्यांकन किया जाए, जो 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 उन्होंने सवाल दिए हैं उनके अंक से, जो जिन जवाब के अंक से वो संतुष्ट नहीं है,
वो चाहते हैं कि उसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, तो वो उसके लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के लिए एप्लीकेशन अलग अलग होगा, सत्यापन के लिए अलग आवेदन होगा और पुनर्मूल्यांकन के लिए अलग आवेदन होगा। और निशांत, और अगर मान दोनों के लीजिए लिए किसी छात्र को अलग अलग विषयों में अलग अलग क्वेश्चन में समस्या आती है, तो फिर क्या उसको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, या एक ही बार लॉगिन करके नहीं, आप सारे विषय सारे क्वेश्चंस को टिक इन कर सकते हैं जहां पर आपको सत्यापन या रिवैल्यूएशन की जरूरत है? सत्यापन के लिए और पुनर्मूल्यांकन के लिए अलग अलग आवेदन करना है, लेकिन अगर आपको सत्यापन के लिए अलग अलग इश्यूज आपको आ रहे हैं, वो आप एक ही एप्लीकेशन में उन सबको वो सिलेक्ट करके आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको लगता है कि अलग अलग सवालों का आपको पुनर्मूल्यांकन करना, तो उसके लिए भी अलग अलग आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं। एक ही एप्लीकेशन में आप जितने सवालों का पुनर्मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, जितने भी विषयों में आप पुनर्मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको एक ही आवेदन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है। और इस बार सीबीएसई ने छात्रों की सुविधा के लिए इसकी जो फीस है उसमें भी काफी कटौती की है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए अब तक पिछले साल तक जो शुल्क लगता था वो 500 रुपया प्रति आंसर बुक यानी प्रति उत्तर पुस्तिका आपको 500 रुपए देने पड़ते थे वेरिफिकेशन के लिए। इस बार सीबीएसई ने इस राशि को कम करके 100 रुपए प्रति आंसर बुक कर दिया है। उसी तरह अगर आपको प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन करना होता था, तो प्रति प्रश्न आपको पहले 100 रुपए देने पड़ते थे। इस बार आपको प्रति प्रश्न केवल 25 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ये छात्रों को एक सुविधा मुहैया कराई गई है। और अगर आपके अंक बढ़ जाते हैं पुनर्मूल्यांकन के बाद, तो आपने जो राशि दी है, आपने जो फीस दिया है, वो आपको रिफंड भी करवा दिया जाएगा, ये सीबीएसई ने कहा है। तो छात्रों के लिए ये एक काफी सुविधाजनक पोर्टल शुरू किया गया है। और ये इस बात का ख्याल रखा गया है कि इस बार जो पोर्टल शुरू किया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई तकनीकी दिक्कत गड़बड़ी ना जो है। हमने देखा था जी कि जी। जो स्कैंड कॉपीज ऑफ आंसर बुक्स, उसके लिए जो छात्रों ने जब अप्लाई किया था तो काफी तकनीकी दिक्कतें पेश आई थी। तो और उस समय निशांत पेमेंट गेटवे भी फेल हो गया था। जी, एक सवाल जी, ये भी उठता है, जो आपने शुरुआत में कहा कि जिन लोगों ने स्कैन कॉपी प्राप्त कर ली है वही लोग सत्यापन या फिर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में क्या कोई ऐसा विंडो भी बचा है कि जिनको स्कैन कॉपी अभी तक जो नहीं ले पाए हैं और वो चाहते हैं कि ले, तकनीकी वजह से मान लीजिए पिछली बार नहीं ले पाए, तो क्या ये ऑप्शन है या फिर उनके लिए बिल्कुल रास्ते बंद हो चुके हैं? नहीं, सीबीएसई ने, अजय मैं आपको साफ करना चाहूंगा, सीबीएसई ने बिल्कुल आज ये क्लियर किया है कि जिन छात्रों ने जो आंसर बुक्स की स्कैन्ड कॉपीज के लिए अप्लाई किया था, वही छात्र वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो समय सीमा जो है वो 25 मई को ही खत्म हो चुकी है, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। और ये जो पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन की जो समय सीमा है वो 6 जून की मध्य रात्रि तक है। 6 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब स्कैन्ड कॉपीज के लिए छात्रों ने आवेदन किया था, तो उस समय उनको पेमेंट गेटवे से जुड़ी तमाम दिक्कतें पेश आई थी। और ऐसी भी खबरें आई थी कि उनके अकाउंट से अधिक पैसे, एक्सेस अमाउंट कट गए और वो रिफंड नहीं आए। तो ऐसे में इस बार सीबीएसई ने 4 जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनके गेटवे को यूज किया है और उनके साथ बैठकर काफी लंबी विचार विमर्श की प्रक्रिया चली है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक, इन सभी 4 बैंकों के जो पेमेंट गेटवे वो उपयोग कर सकते हैं। और इस बार सीबीएसई ने ये सुनिश्चित किया है कि पेमेंट गेटवे से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिन छात्रों को ये लग रहा है कि जो पुनर्मूल्यांकन से जुड़ी गड़बड़ी पेश आई है या वो किसी प्रकार का सत्यापन चाहते हैं, और इस आपने देखा अजय पिछले दिनों काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि छात्रों को जो आंसर शीट की ब्लड कॉपी मुहैया करा दी गई थी। कुछ छात्रों की ये भी शिकायत थी कि उन्हें दूसरे स्टूडेंट का आंसर शीट प्रोवाइड करा दिया गया था स्कैन कॉपीज में। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए और अगर आप इन सब का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन शुरू कर देना चाहिए। और ये आवेदन की प्रक्रिया 6 जून तक चलेगी। अजय, बहुत धन्यवाद निशांत सौरभ इस तमाम अपडेट के लिए। लगातार बनाए रहिए नज़र, हम आपसे दोबारा अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच लगभग 99% वार्ता पूरी हो चुकी है। अब केवल कुछ बाकी मुद्दों और तकनीकी विवरणों को सुलझाना बाकी है। इसके लिए बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। अमेरिका के उच्च स्तरीय
व्यापार प्रतिनिधिमंडल ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व में भारत पहुंच चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलाव के मद्देनजर भारत अमेरिका ट्रेड डील में कुछ संशोधनों की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यूएस के एम्बेसडर मिस्टर सर्जियो गौर ने भी कहा कि 99% चीजें तय हो गई है, छोटी मोटी कॉमास और फुल स्टॉप्स पे चर्चा चल रही है। फाइनलाइज करते वक्त जो वहां पे बदलाव आए थे, कानूनी बदलाव आए थे यूएस में, उसको किस प्रकार से फाइनल एग्रीमेंट में रिफ्लेक्ट करना, उसके हिसाब से किस प्रकार से बदलाव होगा, उसको तय करके मुझे पूरा विश्वास है कि यूएसए के साथ भी जल्द से जल्द हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच खत्म कर देंगे, साइन करेंगे और आगे की चर्चा चालू करेंगे। और ये तो रही भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार वार्ता हो रही है उसकी। और इसके साथ ही आपको याद होगा कि भारत और यूके भी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ट्रेड को लेकर के कर चुके हैं। और भारत यूके मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर के भी एक अहम खबर है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार सचिव पीटर कायल आज नई दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों ही नेता मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और इसे जल्द से जल्द लागू करने की अंतिम रणनीति पर सीधे चर्चा करेंगे। पिछले साल 24 जुलाई को साइन की गई इस डील पर दोनों देशों की सरकारें अब तेजी से काम कर रही हैं। इस डील के पूरी तरह से लागू होते ही ब्रिटेन के 99% और भारत के 90% टैरिफ तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच कारोबार करना काफ़ी आसान और सस्ता हो जाएगा। इस वक्त जब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में भारी तनाव है और दुनिया भर में आर्थिक संकट का माहौल है, तब दोनों देशों के बीच ये साझेदारी बहुत मायने रखती है। अपनी इस यात्रा के दौरान ब्रिटिश व्यापार सचिव आज भारतीय और ब्रिटिश उद्योगपतियों के साथ भी एक विशेष बैठक करेंगे, ताकि इस व्यापार समझौते से जुड़ी तैयारियों और भविष्य की संभावनाओं को अंतिम रूप दिया जा सके। और अब एक नज़र डालते हैं कि भारत और यूके की डील क्यों अहम है और इससे क्या कुछ बदलेगा। दरअसल 24 जुलाई 2025 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और दोनों ही देशों ने कुल 30 अध्याय में इस पूरे ट्रेड डील की रूपरेखा तय की। नई दिल्ली में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आज मिलने जा रहे हैं। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल के बीच अहम बैठक है और इसका उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी जो भारत यूके के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको इफेक्टिव किया जाए। 56 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है 2030 तक, उसको दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और निर्यातकों के लिए इस डील से कई नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। कोशिश ये की जा रही है कि ब्रिटेन के संसद में भी इस डील को रेटिफाई करना ज़रूरी था और इसलिए शायद भारत कोशिश करेगा कि इसे ब्रिटेन की संसद से जल्दी ही मंजूरी देने के लिए रिक्वेस्ट किया जाए यूके साइड को। और 2030 तक इस व्यापार के लक्ष्य को दोगुना किए जाने की बात इसमें तय की गई है। निर्यातकों के लिए इस डील से नए रास्ते खुलेंगे और ब्रिटेन के 99% टैरिफ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यानी ब्रिटेन के बाज़ार पर जो भारत के उत्पाद हैं 99% जो उत्पाद हैं उन पर 0 टैरिफ लगेगा, है बड़ी बात। और भारत के 90% टैरिफ हटने से आयात भी सस्ता होगा। तो यूके से जो हम चीज़ें मंगाते हैं उस पर 90% वस्तुओं पर टैरिफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी वो चीज़ें पहले के मुकाबले सस्ती हो जाएंगी। यूके से आने वाली आयातित वस्तुएं सस्ती होंगी। कपड़ा और फुटवेयर कारोबारी समृद्ध होंगे क्योंकि उनको बेहतर एक्सपोर्ट मार्केट मिल पाएगा, खासतौर पर यूके की बात करें। ऑटोमोटिव कंपोनेंट को लेकर के भी एक बड़ा निर्यातक संघ है जो कि ब्रिटेन को अपनी चीज़ें भेजता है। आईटी और रिसर्च सेक्टर में नौकरियां तुरंत बढ़ेंगी क्योंकि सर्विस सेक्टर में भी एक्सपोर्ट को इसमें शामिल किया गया है। युवाओं के लिए बिजनेस वीज़ा मिलना आसान होगा और ख़ासतौर पर जो फोकस किया गया है वो है एमएसएमई सेक्टर पर। छोटे और मझोले उद्योगों को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। उद्योगपतियों के साथ भी बैठक होनी है और कारोबारी इस समझौते के जो नियम हैं उनको बारीकी से समझ के कारोबार को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले भारत यात्रा पर हैं। आज वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर बातचीत होने की उम्मीद है। बैठक में पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श संभव है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति आज दोपहर में भारत के अपने समकक्ष उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ बैठक करेंगे।
इसके अलावा वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी आज शाम को मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा से भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध और मजबूत होंगे। और भारत के ग्लोबल साउथ पर जो फोकस है उसके नज़रिए से दक्षिण अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम निगाह डालें दोनों देशों के बीच संबंधों की, तो मार्च 1997 में रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और उस वक्त के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ था और भारत का पहला रणनीतिक साझेदार देश के तौर पर दक्षिण अफ्रीका बना। 2023 में राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के 30 वर्ष पूरे हुए और भारत और दक्षिण अफ्रीका रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के लिए भी जाने जाते हैं और इस मोर्चे पर दोनों ही के विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। भारत ने लगातार समर्थन किया दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद के मसले पर और साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत हुए। ब्रिक्स, इप्सा और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों ही पक्षों के बीच में सहयोग बढ़ा है और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध है। और अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। रक्षा सहयोग की अगर हम बात करें तो 1996 में औपचारिक रक्षा सहयोग की शुरुआत हुई। रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के MOU दोनों ही देशों के बीच में साइन किया गया। संयुक्त रक्षा समिति की 9वीं बैठक 2025 में हुई और दक्षिण अफ्रीका में हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दक्षिण अफ्रीका नौसेना का युद्धपोत SAS अमातोला भारत पहुंचा और विशाखापत्तनम में IFR 2026 और मिलन 2026 में दक्षिण अफ्रीका के बेड़े, नौसैनिक बेड़े भी शामिल हुए। भारत और लाओ PDR अपने राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहे हैं। इस अवसर को और भी मजबूत बनाने के लिए लाओ PDR के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमबिहाने अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। अपने भारत दौरे के दौरान थोंगसावन फोमबिहाने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के साथ 10वीं भारत लाओ PDR संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इन महत्वपूर्ण वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और आपसी सहयोग के नए आयामों पर चर्चा होगी जो दोनों राष्ट्रों की पुरानी साझेदारी को भविष्य के लिए नई गति प्रदान करेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया के उलानबटार में भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोंगलाना के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। बैसाख दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंदन मठ में पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए पहुंचे। यह प्रदर्शनी भारत और मंगोलिया के बीच स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और भी ज्यादा प्रगाढ़ बना रही है। दुनिया के सबसे ठंडे राजधानी शहर उलानबटार में कड़कड़ाती ठंड के बीच भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। वैसाख दिवस के अवसर पर भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोंगलाना के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए गंदन मठ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। इस अवसर पर यहाँ विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। अवशेषों के दर्शन करने पहुँचे श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। मैंने पिछले साल धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की थी। अब उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया आ गए हैं और मैं इस प्रदर्शनी को देखकर बहुत खुश हूँ। भारत और मंगोलिया के बीच संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। आज वैशाख के पावन अवसर पर मुझे अपने धर्म को और धर्म के दर्शन को और करीब से जानने का मौका मिला है। मैं इस प्रदर्शनी को देखकर बहुत खुश हूँ। इस दौरान उलानबटार में भारतीय दूतावास ने एक सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोडसुए ने असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का स्वागत करते हुए प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। भारतीय डायस्पोरा मंगोलिया में 2 प्रकार के हैं। एक तो है जो उलानबटार में
काफी सालों से रह रहे हैं और कुछ लोग काम करते 3-4 साल और चले जाते हैं और कुछ हमारे पास वर्कर्स भी है। तो ऐसे 3-4 प्रकार के डायस्पोरा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग इंजीनियर्स है, टीचर्स है काफी क्षेत्र में, और कई बौद्ध भिक्षु भी है जो हमारे पेथु मोनास्ट्री में हम बौद्ध धर्म का कार्य कर रहे हैं। यहाँ से 467 किलोमीटर दूर दोर्नोगोवी प्रोविंस में 4,500 भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं और एक वहाँ पे मिनी इंडिया बसा हुआ है। सभा को संबोधित करते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय वायुसेना कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से पालम से उलान बटार तक पवित्र अवशेषों का सफल परिवहन सुनिश्चित हुआ। मैं आदरणीय राजदूत महोदय के यहाँ डिनर पार्टी में था, लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भारत के ही किसी हिस्से में, अपने राज्य के ही किसी हिस्से में, किसी टोले और किसी मोहल्ले में अपनों के बीच घूम रहा हूं। हमारे जो भारतीय प्रवासी है यहाँ विभिन्न जिम्मेदारियों से आप यहाँ इसके विकास में लगे हुए हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उनके स्नेह को कहूँ, मैं इनको बहुत अभिनंदन करता हूँ। गवर्नर आचार्य ने मंगोलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों को भारत का जीता जागता एम्बेसडर भी बताया, जो देश के मूल्यों और परंपराओं को सीमा पार ले जा रहे हैं। मंगोलिया की धरती पर अपने भारतीय परिवार से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आकर के प्रवासी ही नहीं हैं, हम राष्ट्रदूत हैं। राष्ट्र का काम जो हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारे व्यवहार को, हमारी पहचान को जो दुनिया का नेता, हमने अपने प्रेम, सेवा, सौहार्द, सद्भाव आचरण से हम पूरे दुनिया के साथ खड़े हुए, हम जो भारत की मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम, उसको लेकर के आगे बढ़े। ये प्रदर्शनी हजारों बौद्ध अनुयायियों और आगंतुकों को बुद्ध की धम्म शिक्षाओं से और करीब से जोड़ती है। साथ ही भारत और मंगोलिया द्वारा साझा किए गए सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को जानने का अवसर प्रदान करती है। तन्वी तनेजा, डीडी न्यूज, उलान बटार, मंगोलिया। और आज तेलंगाना दिवस है और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, मैं कोट करता हूं, राज्य स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों के लिए धन्य है। वर्षों में यह राज्य नवाचार और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुका है। मैं तेलंगाना के लोगों की निरंतर प्रगति और कल्याण की कामना करती हूँ। और तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है, आई कोट, तेलंगाना राज्य दिवस के अवसर पर मैं तेलंगाना के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से समृद्ध तेलंगाना ने अपने लोगों की रचनात्मकता, नवाचार, कड़ी मेहनत और लचीलेपन के माध्यम से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह अवसर सभी को राज्य की भलाई और विकसित भारत की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करे, अनकोट। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी तेलंगाना के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नाई कोट, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर तेलंगाना के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना के लोग अपनी रचनात्मकता और व्यावसायिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। यह राज्य अपनी महान इतिहास और गौरवशाली संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो साहस, संकल्प और संघर्ष की भावना के प्रतीक है। केंद्रीय सरकार विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने की दिशा में तेलंगाना के विकास आंदोलन को पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेलंगाना राज्य के सभी लोग स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन व्यतीत करें, अनकोट। लेबनान ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आंशिक युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। हालांकि घोषणा के बावजूद हमले जारी हैं। स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि आंशिक युद्ध विराम कुछ हद तक तनाव को कम करने की दिशा में अहम कदम हो सकता है। वाशिंगटन ने लेबनान के दूतावास के अनुसार यह समझौता लेबनान में संघर्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं करेगा। इजराइल से बेरूत और हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले उपनगरों पर हमले रोकने की बात कही गई है, जबकि ईरान समर्थित समूह इजराइल पर अपने हमले रोक देगा। हालांकि दक्षिण लेबनान में सोमवार शाम को भी हिंसा जारी रही। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों की सह सचिव मार्था अमा अक्यापोबी ने कहा कि ये घटनाएं
एक खतरनाक और चिंताजनक बात का संकेत है, जो संघर्ष विराम समझौते को सीधे कमज़ोर करती हैं। ये लेबनान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष वार्ता के प्रयासों पर भी गहरा असर डालती हैं और स्थायी युद्ध विराम को खतरे में डालती हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह ने मध्यस्थों के माध्यम से इजराइल पर हमला न करने का वायदा किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर हमला करने की तैयारी कर रहे अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने बताया कि ईरान के साथ भी बातचीत जारी है। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।